स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इससे पहले हमने जो चैप्टर 7 पढ़ा था उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो थोड़े से ग्रुप के होते हैं, और जो लोग फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं उनको भी मार्जिनलाइज बोला जाता है। तो इस तरह से हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में समझा था। अब हम पढ़ेंगे कि इनके कन्फ्रंटिंग की क्या चीज़ें हो सकती है, कि इनके जो अधिकार होते हैं या इनको जो इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से जब इनको देखा जाता है तो उससे किस तरह से कन्फ्रंट इनको किया जाए, किस तरह से उनको निपटारा किया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने दो अलग अलग ग्रुप्स और इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के उनके जो अनुभव होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others। कि ये समूह, ये जो ग्रुप होते हैं भले ही कम पावरफुल हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या दूसरों के डोमिनेटेड मतलब वर्चस्व का इन्होंने विरोध किया है, अपनी आवाज उठाई है और संघर्ष करते रहे। They have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategy in their long history: religious solace, armed struggle, self-improvement and education, economic uplift. There appears to be no one way of doing things. In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in। कि उन्होंने अपने लंबे हिस्ट्री में विभिन्न तरह की रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का इन्होंने प्रयास किया है। जो रिलीजियस सोलेस होते हैं, धार्मिक सांत्वना जो होती है, आर्म्ड स्ट्रगल सशस्त्र संघर्ष, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन और इकोनॉमिक की बेहतरी के लिए, अपनी स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। जो स्ट्रगल का कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें ये मार्जिनलाइज्ड लोग जो होते हैं रहते हैं। In this chapter we will read about some of the ways in which group and individual challenge existing inequality. Adivasis, Dalit, Muslim, women and other marginalized group argue that simply by being citizens of a democratic country they possess equal rights that must be respected. Many among them look up to the Constitution to address their concern. In this chapter, we will see why the constitutions of India is something that marginalized group invoke in the course of their struggle। कि इस चैप्टर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और ये जो लोग होते हैं इन्होंने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। आज़ादी के बाद भी इस तरह के जो स्ट्रगल हुए हैं या संघर्ष और दलीलें जारी है, हालांकि उनका जो स्वरूप होता है वो चेंज हो गया है। आज हमारे देश के जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं जैसे कि दलित हो गए, मुसलमान हो गए, लेडीजें हो गई या दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं, ये दलील दे रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का नागरिक होने के नाते उन्हें भी इक्वल के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो चिंता होती है उसको दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं अपने स्ट्रगल के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं, और हम यह भी देखेंगे कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इनको निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है, अर्थात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके लिए जो लॉ बने हुए होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाता है।
The Constitution, as you have learned in the first chapter of this book, lays down the principles that make our society and polity democratic. They are defined in and through the list of fundamental rights that are an important part of the Constitution. जैसा कि आप इस जो बुक होती है इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, वो ऐसे कई सिद्धांतों का एक ग्रुप होता है जो हमारे समाज और राज्य को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया, या कि इनको ये जो सिद्धांत बनाए हैं इनको मौलिक अधिकार बोला गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा होते हैं। These rights are available to all Indians equally. As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them. Second, they have insisted that the government enforce these laws. कि ये अधिकार जो होते हैं सभी इंडियंस को इक्वल रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक मार्जिनलाइज लोगों की बात होती है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरीके से इस्तेमाल किया है, दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है, और जो दूसरा होता है उसमें उन्होंने इस बात के लिए प्रेशर डाला है कि सरकार इन कानूनों को एनफोर्स करे, इनको लागू करें। In some instances, the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. कई बार ये जो marginalized लोग होते हैं, इनके स्ट्रगल की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की जो भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। Article 17 of the Constitution states that untouchability has been abolished. ये जो संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो आर्टिकल 17 होता है उसमें क्या बताया गया है, वो किसके लिए बनाया गया है? वो अनटचेबिलिटी के लिए बनाया गया है कि जो लोग दूसरों के साथ छुआछूत करते हैं उनके खिलाफ उसमें एक आर्टिकल बना हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग फिर उनको पनिश किया जाता है। What this means is that no one can henceforth prevent Dalit from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. It also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government. In fact, untouchability is a punishable crime now. कि इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति, जो दलित लोग होते हैं, उनको पढ़ने से, मंदिरों में जाने से, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनकी इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि छुआछूत जो होती है वो गलत होती है, अनटचेबिलिटी जो होती है वो गलत होती है, और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के जो चीज़ें होती है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको टॉलरेट नहीं करेगी। लिहाजा अब ये जो अनटचेबिलिटी होती है ये पनिशेबल क्राइम होता है। तो संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं हमारे, जो कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बनाए हुए होते हैं। देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन that help to strengthen the argument against untouchability. For example, Article 15 of the Constitution note that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. You learn a lot about this in your class 7th textbook in the chapter on equality. This has been used by Dalit to seek equality where it has been denied to them. कि संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 होता है उसमें कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात कानून की नज़र में सभी समान हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर
दलित जो होते हैं इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं, अर्थात इस आर्टिकल के थ्रू वो अपनी जो कंप्लेंट होती है वो लिखवा सकते हैं। देयरफॉर दलित कैन इन्वोक और ड्रा ऑन फंडामेंटल राइट। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by government, they have drawn the attention of the government of the India to the constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them। अगर उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार जो इंडियन सरकार होती है उसका ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन की ओर आकर्षित करवाया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सभी सरकार जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे और उन्हें न्याय दे। Likewise, other minorities groups have drawn on the fundamental right section of our constitution. They have particularly drawn upon the right to freedom of religion and cultural and educational rights. In the case of cultural and educational rights, distinct cultural and religion groups like the Muslim and Parsis have the right to be the guardian of the content of their culture as well as the right to make decision on how best the content is to be preserved। इसी तरह जो मुसलमान होते हैं और जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग होते हैं उन्होंने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक एजुकेशनल अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक जो कल्चरल और एजुकेशनल अधिकारों का सवाल है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समुदायों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने कल्चर की सुरक्षा कर सकता है। इस तरह विभिन्न प्रकार के जो कल्चरल राइट्स होते हैं उनकी व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को, ऐसे ग्रुप्स को जो सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। Thus, by granting different forms of cultural rights, the Constitution tried to ensure cultural justice to such groups. The Constitution does this so that the culture of these groups is not dominated nor wiped out by the culture of the majority group। कि इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो मेजोरिटी ग्रुप्स की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वो नष्ट हो। नेक्स्ट होता है लाइव्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड, कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं उनके लिए जो कानून होते हैं उनके बारे में। एज यू हैव रेड द गवर्नमेंट मेक्स लॉ टू प्रोटेस्ट इट्स सिटीजन। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनकी रक्षा के लिए कानून बनाती है। Yet this is not the only way in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized in our country. They are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey, etc. The government then make an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups. लेकिन सरकार जो होती है केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारी कंट्री में जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी जो समिति होती है उसकी सिफारिशों या जो इंस्पेक्शन होता है, जो सर्वेक्षण होता है आदि के नतीजों पर आधारित होता है। सरकार इस तरह की जो नीतियाँ होती है उसको प्रोत्साहित करती है, उसको प्रमोट करती है ताकि खास तबकों को, जो खास तरह के ग्रुप्स होते हैं उनको सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। नेक्स्ट होता है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। As part of their efforts to implement the constitution, both state and central government create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population। कि संविधान को लागू करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ये क्या करती है, ये क्या क्रिएट करती है, स्पेसिफिक स्कीम, एक विशेष तरह की जो स्कीम्स होती है वो ये लागू
करती है। फॉर एग्जाम्पल, the government provides for free or subsidies hostels for students of Dalit and Adivasis communities so that they can avail of education facility that may not be available in their localities। कि कई स्थानों पर जो दलित होते हैं और जो आदिवासीज होते हैं उनको सरकार की ओर से मुफ्त या रिजर्वेशन जो होती है वो दी जाती है। छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ताकि वे एजुकेशन से रिलेटेड जो सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटी द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट थ्रू लॉज टू एंश्योर दैट concrete steps are taken to end inequality in the system. One such law policy is the reservation policy that today is both significant and highly contentious. The laws which reserve seats in education and government employment for Dalit and Adivasis are based on an important argument that in a society like ours, where for centuries section of the population have been denied opportunities to learn and how and to work in order to develop new skills or vocation, a democratic government needs to step in and assist these sections। कुछ जो ज़रूरी सुविधाएं होती है वो मुहैया कराने के अलावा सरकार लॉ का भी इस्तेमाल करती है ताकि जो सिस्टम्स होता है, जो व्यवस्था होती है, उसमें असमानता को ख़त्म किया जा सके, उसके लिए वो ठोस कदम उठा सके। जो रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है इसी तरह का एक कानून होता है, इसी तरह की एक पॉलिसी होती है। ये महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी रही है, क्रिटिक्स भी होती है। कंक्रीट टाइप की जो होती है, स्टेप्स जो होते हैं वो होती है। शिक्षा संस्थान जो होते हैं, एजुकेशन जो प्लेसेस होते हैं, सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए जो रिजर्वेशन होता है, कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ ग्रुप्स को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई जो टेक्निक्स होती हैं उनको हासिल करने के अवसरों से उनको वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उनको इन ग्रुप्स की हेल्प के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है किस तरह से काम करती है। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes and backward and most backward castes. The central government who has its list, students applying to educational institutions and those applying for post in government are expected to finish proof of their caste or tribe status in the form of caste and tribe certificates. Many government and educational institutes also ask for candidate to mention their caste, tribe, states. If a particular Dalit caste or a certain tribes is on the government list, then a candidate from the caste or tribes can avail of the benefit of reservation। कि देश भर की सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इस तरह के जो दलित होते हैं या अनुसूचित जाति और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियाँ जो होती हैं, अब उनकी सूची होती है। इसी तरह की एक सूची सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, जो कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए या जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जो कास्ट होती है, अपनी जो जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस कास्ट या जनजाति का जो उम्मीदवार होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको आरक्षण का लाभ दिया जाता है या वो रिजर्वेशन का लाभ उठा सकता है। For admission to college, especially to institutes of professional education such as medical college, governments define a set of cut-off marks. This means that not all Dalit and tribal candidates can equally for admission, but only those who have done reasonable well and secured marks above the cut-off point. Government also offers special
special scholarships for these students in your class 9 political science textbook. You will read more on reservation for the backward classes. कॉलेजों में ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज जो होते हैं, ऐसे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या जो कम अंक सीमा तय की हुई होती है, जो कट ऑफ मार्क्स जो डिफाइन करती है गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि इन संस्थानों में, इन इंस्टीट्यूशनों में सभी दलित और आदिवासी जो कैंडिडेट होते हैं वो एडमिशन नहीं पा सकते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लिए हैं और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सरकार इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है। आप जब अगली क्लास के अंदर जब आप जाएंगे 9th में पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर, आप जो रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है प्रोटेस्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासी, कि अब हम पढ़ेंगे कि दलित और आदिवासी के अधिकारों की जो रक्षा होती है वो कैसे हुई। इन एडिशन टू policies, our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. Let us read the following case study adapted from a real life account to understand how Dalit use the protection that laws provide। कि जो marginalized लोग होते हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए पॉलिसीज़ के अलावा हमारे देश में कई लॉज भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित केस की स्टडी जाने कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।